अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। लग्जरी एसयूवीज गाड़ियों से लेकर मोबाइल फोन्स तक, गन्स और मिसाइल से लेकर पेन की निब तक, हर इंडस्ट्री में इसका शेयर है। ये कंपनी 30 मुल्कों में ऑपरेट करती है और 100 से ज्यादा मुल्क इसके क्लाइंट हैं। रिसेंट डाटा के मुताबिक इस कंपनी के एसेट्स $9 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। यानी अगर ये कंपनी एक कंट्री होता तो अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होती। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसा कि फेसबुक, एप्पल और फोर्ड जैसी कंपनियों में इसके शेयर्स हैं। इतना ही नहीं, इंडिया में बायजूस, पेटीएम और पाइन लैब्स जैसी इंडस्ट्रीज में भी ये कंपनी इन्वेस्ट करती है। मगर पाकिस्तान जो दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, वहां ये कंपनी इन्वेस्ट नहीं करती। हम बात कर रहे हैं ब्लैक रॉक के बारे में, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में बेस करती है और एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ब्लैक रॉक के सीईओ और फाउंडर हैं लैरी फिंक, जो कि एक यहूदी हैं और उन्होंने रियल एस्टेट में एमबीए कर रखा है। तो आइए दोस्तों जरा डिटेल में देखते हैं कि इस कंपनी के एसेट्स 0 से $9 ट्रिलियन तक कैसे पहुंचे, लैरी फिंक का इसमें क्या किरदार रहा और ये कंपनी इंडिया से इतनी मोहब्बत क्यों करती है और पाकिस्तान को इतना नजरअंदाज कैसे कर सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारा अगला वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। More and more clients are looking for a more sustainable portfolio to be more prepared. दोस्तों, ब्लैक रॉक ने सोशल, इन्वायरमेंटल और कारपोरेट सेक्टर में इन्वेस्ट करके पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठाई है। मगर इन कामयाबियों के साथ साथ ब्लैक रॉक को चाइना में जारी ह्यूमन राइट वायलेशंस, आर्म्स इंडस्ट्री और इसराइल आर्मी को सपोर्ट करने पर क्रिटिसाइज भी किया जाता है। ब्लैक रॉक का जन्म 1988 में हुआ। इसे लैरी फिंक, रॉबर्ट एस कैपितो, सुजन वैगनर और इनके चंद साथियों ने मिलकर बनाया। ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो क्लाइंट्स को एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इससे पहले लैरी फिंक और रॉबर्ट एस कैपितो एक और इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करते थे जिसका नाम था फर्स्ट बोस्टन। मगर 1988 में लैरी फिंक की वजह से इस बैंक को $90 मिलियन का नुकसान हुआ और जिस वजह से ये बैंक नीलाम हो गया और इसे खरीदा क्रेडिट सूजी ने। दोस्तों, लैरी फिंक की जॉब जा चुकी थी और ये एक्सपीरियंस लैरी फिंक के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुआ था। मगर यहीं से लैरी को एक मोटिवेशन मिला एक ऐसी कंपनी बनाने का जो क्लाइंट्स को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताए। अब नई कंपनी शुरू करने के लिए जरूरत थी फंड्स की, जो कि लैरी फिंक के पास नहीं थे। तो उन्हें ये फंड्स मिले पैटे पीटरसन की वजह से, जो द ब्लैकस्टोन ग्रुप को चलाते थे। पीटरसन ने 50% इक्विटी पर इस कंपनी को $5 मिलियन दिए और इसका नाम रखा ब्लैकस्टोन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी। लैरी फिंक ने जी जान लगाकर मेहनत की और उसका नतीजा था कि कंपनी प्रॉफिट में गई और इस कंपनी के एसेट्स $5 मिलियन से बढ़कर सिर्फ एक ही साल में $2.7 बिलियन पर पहुंच गए और साथ ही पीटरसन के शेयर्स 50% से कम होकर 40% पर आ गए। सिर्फ 3 साल में यानी 1992 में कंपनी के एसेट्स $17 बिलियन पर पहुंच गए और 64% शेयर्स के साथ लैरी फिंक और श्वार्ज़मैन इस कंपनी के मेन स्टेक होल्डर बन गए। इस फर्म ने अपना नाम ब्लैकस्टोन से चेंज करके ब्लैक रॉक रख लिया और 1994 में इस कंपनी के एसेट्स $53 बिलियन पर पहुंच गए। अब जैसे जैसे दौलत बढ़ी, उसके साथ ही स्टीफन श्वार्ज़मैन और लैरी फिंक के दरमियान डिस्प्यूट भी आए। लैरी फिंक इस कंपनी के इक्विटी को मजीद नए आने वाले इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करना चाहते थे, मगर श्वार्ज़मैन इसके खिलाफ थे और इस वजह से फिर दोनों ने कंपनी स्प्लिट कर ली और स्टीफन श्वार्ज़मैन ने अपने शेयर्स ब्लैक रॉक को बेच दिए। 1999 में ब्लैक रॉक एक पब्लिक कंपनी बन गई और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लोग $14 पर ब्लैक रॉक के शेयर्स खरीदने लगे। ब्लैक रॉक ने अपना अलादीन सिस्टम लॉन्च किया, SSRM को खरीदा, मेरिल्स मैनेजमेंट के साथ मर्ज किया और 2009 में ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन गई। 2014 में ब्लैक रॉक के एसेट्स $4 ट्रिलियन पर पहुंच गए और अप्रैल 2017 में जब इस कंपनी ने आई शेयर्स को खरीदा, जिसकी उस वक्त नेटवर्थ $1.4 ट्रिलियन थी, तो ब्लैक रॉक आसमान की बुलंदियों को छूने लगे। इंडिया के बहुत सारे स्टार्टअप्स जैसे कि बायजूस, पेटीएम और पाइन लैब में ब्लैक रॉक के शेयर्स हैं। मगर दोस्तों, ब्लैक रॉक पाकिस्तान और तुर्की में इन्वेस्ट नहीं करता। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, मगर सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान और तुर्की की करेंसी आए रोज डाउनफॉल का शिकार रहती है। इंडिया और पाकिस्तान में सबसे बड़ा फर्क ही यही है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जबकि इंडिया में अगर एक हुकूमत इलेक्ट होकर आई है
تو وہ یہ گارنٹی ہے کہ اگلے 5 سال تک وہی حکومت کرے گی۔ تو ان دونوں وجوہات کی بنا پر پاکستان میں انویسٹ نہیں کرتی بلیک راک اور انڈیا میں انویسٹ کرتی ہے۔ بلیک راک کی ایک انویسٹر ایملی فلیچر سے جب یہ پوچھا گیا کہ بلیک راک پاکستان میں انویسٹ کیوں نہیں کرتی، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ پاکستان میں کرنسی سٹیبل نہیں ہے اور ایسے میں اگر انویسٹ کیا جائے تو پاکستان میں ان کے کروڑوں روپے ڈوب سکتے ہیں۔ And the exceptions for me at the moment would be the Philippines, would be Turkey, and would be Pakistan. Those are all countries that we are either avoiding or for the reasons that we think that the economies are overheating, or we think the currencies are substantially overvalued. پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان جب 2019 میں یو ایس کے وزٹ پر گئے تھے تو انہوں نے لیری فنک سے ملاقات کی تھی جو کہ بلیک راک کے چیئرمین ہیں، سی ای او ہیں، اور انہیں پاکستان میں انویسٹ کرنے کو کہا تھا۔ مگر دوستو بدقسمتی یہ تھی کہ اس وقت پھر کووڈ-19 آ گیا اور کرونا وائرس کی وجہ سے یہ پلان سارے چوپٹ ہو گئے۔ دوستو پوری دنیا کی ٹوٹل اکانومی ہے 92 ٹریلین ڈالرز کے قریب، مگر اس میں ایک ہی بڑی کمپنی بلیک راک کے شیئرز ہیں 9.8 ٹریلین ڈالرز۔ تو یقیناً یہ کمپنی اپنے آپ میں ایک شاہکار ہے اور پوری دنیا پر کنٹرول رکھتی ہے۔ دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔